बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2016 से मैंने कोशिश की थी कि मैं इटली से मूव होके तो मैं स्वीडन में आ जाऊं। तो मैं 2016 के शुरू में यहाँ पे आया, मैंने अपने पेपर जमा कराए। तकरीबन 9 महीने के बाद मुझे जाके पेपर मिले, तो उसके बाद मैं यहाँ पे मूव हो गया स्वीडन के अंदर। और उस वक्त स्वीडन के अंदर एक एग्जांपल दी जाती थी कि स्वीडन की जो तनख्वाहें हैं वो स्विट्ज़रलैंड को छोड़ के बाकी सारे ममालिक से अच्छे हैं, जहाँ पे हम पीआर के ज़रिए मूव हो सकते हैं। यानी कि अगर आप इटली, स्पेन, पुर्तगाल, यूनान से अब अगर आ रहे हैं, आपके पास पीआर है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो था वो स्वीडन था। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन था वो जर्मनी था, और अभी भी ऐसे ही चल रहा है इस वक्त। और यही दो ममालिक इस वक्त पीआर के लोगों के लिए डेस्टिनेशन है। पहले पासपोर्ट वाले चले जाते थे यूके में, अब यूके में चूंकि जाना बंद हो गया तो अब पासपोर्ट वाले भी इन्हीं दो ममालिक में आ रहे हैं। कल मुझसे मेरे कारी ने जो सिंह हैं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि क्या स्वीडन में तनख्वाहें अच्छी हैं या जर्मनी में तनख्वाहें अच्छी हैं। तो ऑफ कोर्स मेरा जवाब ये था, और मैंने लिखा उनको कि तनख्वाह जो है वो स्वीडन के अंदर अच्छी है। और ये मेरा उस वक्त का एस्टिमेट था जब मैं यहाँ पे आया था, और अभी तक मैं पीछे देख रहा था। तो आज सुबह बैठे बैठे मेरे जहन में ख्याल आया कि स्वीडन की जो करेंसी है वो थोड़ी सी डिवैल्यू हुई है। तो डिवैल्यू होने से क्या इनकी तनख्वाहों पर कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। और जब मैंने स्टैटिक्स देखे और मैंने कैलकुलेशंस की सारी बैठ के, तो मैं हैरान रह गया कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ये फ़र्क ख़ास तौर पे उन लोगों को पड़ता है जो लोग इंडिया पाकिस्तान से यहाँ पे आते हैं, दूसरे ममालिक से जहाँ पे आते हैं, और यहाँ से वो अपने पैसे अपने ममालिक में वापस भेजते हैं। मुझे याद है पीछे जब डॉलर 350 पे चला गया था तो हम स्वीडिश क्राउन वाले एक क्राउन के बदले में 29 पाकिस्तानी रुपए ले रहे थे। और अब अगर हम देखें तो हम 25 पे आ गए हैं। तो डॉलर बहुत ऊपर गया था, लेकिन उस हिसाब से स्वीडिश क्रोना की वैल्यू ऊपर नहीं गई थी, बल्कि स्वीडिश क्रोना डाउनवर्ड चला गया। इस वक्त जो स्वीडिश क्राउन है वो 1 यूरो में 11.80 स्वीडिश क्राउन है। ये जब हम आए थे शुरू में तो उस वक्त तकरीबन 9-10 के लगभग होता था, और एवरेज हम इसको 10 के हिसाब से करते थे, लगा लेते थे कि 10 के हिसाब से। लेकिन अभी ये तकरीबन 12 को जाके टच करने वाला है। तो इस हिसाब से जब मैंने सैलरीज देखी, फिर जर्मनी के अंदर चूँकि सैलरीज का मिनिमम वेज का एक कानून है, स्वीडन के अंदर ये कानून नहीं है मिनिमम वेज का। स्वीडन के अंदर ये है कि मालिक और एम्प्लॉय दोनों मिल बैठ के डिस्कस करते हैं कि कितनी सैलरी लेनी है। वो सैलरी ऑथेंटिक सैलरी होती है। बाज़ जगहों पे ट्रेड यूनियंस इन्वॉल्व होती हैं, ट्रेड यूनियन और ट्रेड की एक मिनिमम सैलरीज बनाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में वो चीज़ें अप्लाई भी हो जाती हैं, लेकिन ये चीज़ छोटी कंपनियों में, दुकानों में, रेस्टोरेंट्स में ये सिस्टम नहीं चलता। यहाँ पे अभी तक यही सिस्टम चल रहा है कि आपने बैठ के डिस्कस करनी है आपस में, और बैठ के डिस्कस करने के साथ आपने अपनी सैलरी को मुतय्यन करना है। अब इसका फ़ायदा एम्प्लॉयर को तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, और एम्प्लॉइज़ को बड़ा नुकसान हो रहा था कि एम्प्लॉइज़ को जायब चाहिए थी। एम्प्लॉयर के पास 10 और ऑप्शंस थे, दूसरे आदमी थे, इसलिए वो थोड़ी सैलरी डाउन हो रही थी। अब अगर आप ये देखें कि इस वक्त जो स्वीडन में अंदर कानून बनना है कि आपको 27,360 का, तो 27,360 में कोई आदमी फिट नहीं बैठा। तकरीबन 15,000 लोगों की जॉब्स या आप समझ लें कि पेपर्स जाने वाले हैं स्वीडन के अंदर। मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ। पिछले साल जो गवर्नमेंट थी इस मौजूदा चांसलर की, तो इन्होंने एक वादा किया था कि मिनिमम वेजेस बढ़ाएंगे। तो उन्होंने मिनिमम वेजेस को 10 यूरो 45 सेंट से बढ़ाकर 12 यूरो कर दिया था। ये उन्होंने मिनिमम सैलरी बढ़ाई थी। फिर उसके बाद, और ये मज़े की बात है कि वहाँ पे कमीशन बैठता है सैलरीज को, हर 2 साल बाद सैलरीज को चेक करने के लिए। उस कमीशन में ट्रेड यूनियन होता है, गवर्नमेंट होती है, और उसके बाद कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वो सारे मिल बैठ के देखते हैं कितनी महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ी है, उस हिसाब से वो सैलरी को एडजस्ट करते हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट ने इन सबको बाईपास करके डायरेक्ट जो मिनिमम सैलरी रखी वो तकरीबन यूरो थी। तो ये कानून में है कि मिनिमम आपने इतनी सैलरी लेनी है। फिर उन्होंने कहा जी कि आप जनवरी 2024 में, यानी कि 3 महीने के बाद, आपकी जो मिनिमम सैलरी होगी वो 12.41 यूरो होगी। फिर अगले साल जनवरी में 25 में जो सैलरी है वो 12.82 होगी। अगर इसको हम US डॉलर में कन्वर्ट करें तो जो 12 यूरो बनते हैं वो तकरीबन 12.73 US डॉलर बनते हैं। अगर सैलरी जब 2024 में 3 महीने बाद 12.41 यूरो होगी तो 13.16 US डॉलर बनते हैं। अगर ये 2025 में 12.82 यूरो होगी जब सैलरी, तो ये 13.60 US डॉलर बनते हैं।
जैसे मैंने बोला कि 1 यूरो जो है वो 11.80 स्वीडिश क्राउन का है इस वक्त जो है, तो 12 यूरो का मतलब है 141.62 इस वक्त सैलरी चल रही है जर्मनी में मिनिमम 141.62 स्वीडिश क्राउन, सॉरी। नेक्स्ट इस जनवरी में ये सैलरी बढ़ के हो जाएगी 12.41 यूरो, तो ये 146.46 स्वीडिश क्राउन हो जाएगा। 2025 के शुरू में 12.82 होगा तो उनकी सैलरी बढ़ के 151.30 स्वीडिश क्राउन बन जाएगी। यहाँ पे जो स्वीडन के अंदर जो नॉर्मली लोग जो तनख्वाह ले रहे हैं, मैंने देखा कि जो मैक्सिमम लोग तनख्वाह ले रहे हैं वो तनख्वाह ले रहे हैं 120 स्वीडिश क्राउन, और ये 120 स्वीडिश क्राउन जो है वो पिछले 7-8 सालों से मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूस यही चल रही है। बास कंपनियों ने इन्फ्लेशन के हिसाब से थोड़ी सी सैलरीज बढ़ाई हैं, लेकिन वो सैलरीज भी जर्मन के हिसाब से सैलरियों का मुकाबला नहीं कर रही। या आप ये कह सकें कि जो स्वीडिश करेंसी जो डिवैल्यू हुई है, डिवैल्यू होने से इसकी यहाँ स्वीडन की जो सैलरीज हैं वो जर्मनी के मुकाबले में थोड़ी हो गई हैं। तो इसका गैर मुल्कियों पे जो फॉरनर यहाँ पे रहते हैं बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और ये ख़ास तौर पर उन लोगों को मैं बता रहा हूँ जिनके खुदा न खास्ता पेपर अगर स्वीडन में कुछ जा सकते हैं या उनको मिनिमम सैलरी की वजह से पेपर में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा मुल्क हो सकता है जहाँ पे आप जाके अच्छी सैलरी लें और अच्छा अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। जो स्वीडन में एवरेज सैलरी है उसके साथ मैं कंपेयर करता हूँ। एवरेज सैलरी अगर स्वीडन में देखें, जो मैक्सिमम लोग ले रहे हैं, जो मिनिमम लोग ले रहे हैं, उनके जो दरमियानी लेवल है वो 193 स्वीडिश क्राउन बनती है और ये तकरीबन 16.35 यूरो पर आवर बनती है। और जर्मनी में जो एवरेज सैलरी है वो तकरीबन 22.65 यूरो है, तकरीबन 267.31। इसका मतलब है कि अच्छा खासा फ़र्क है एवरेज सैलरीज में दोनों कंट्रीज। जर्मनी और स्वीडन के अंदर जो सैलरीज के ऊपर टैक्सेस हैं वो कितना है, क्योंकि अगर आप सैलरी देखते हैं कि जर्मनी की ज़्यादा है तो क्या टैक्सेस भी जर्मनी में ज़्यादा है या कम है, और उसका सैलरी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये न हो कि आखिर में जाके बात उधर ही वहीं पे आ जाए जहाँ से हम चले थे कि दोनों बराबर ही बन जाती हैं। स्वीडन के अंदर जो टैक्सेस हैं नॉर्मली वो 28.9 से लेके 35.15% तक होते हैं। ये 28.9 का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली यही होंगे, इसमें जो लोअर लेवल की सैलरीज होती हैं उन पे बहुत ज़्यादा कम होते हैं टैक्सेस। बाज़ जगह पे वो 15% तक भी आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत लोअर सैलरीज पे आते हैं। तो हम जो एक जनरली बात कर रहे हैं वो 28.9 से लेकर 35.15 तक है। एवरेज जो सैलरी टैक्स है वो स्वीडन के अंदर जो मीडियम सैलरी पे लगता है वो 32.34% लगता है, जबकि जर्मनी में जो 18% से लेकर मैक्सिमम 45% तक सैलरी के ऊपर टैक्स लग सकता है। अब हम अगर एक एवरेज सैलरी निकालते हैं कि जर्मनी के अंदर अगर आप साल के 25,000 यूरो कमा रहे हैं एक साल के अंदर, तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो 29% आपको एवरेज टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यही रकम स्वीडन के अंदर कमा रहे हैं जो तकरीबन 3 लाख क्राउन के करीब बनती है, तो यहाँ पे आपको 26.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी स्वीडन के अंदर 2.5% टैक्स कम है जर्मनी की निस्बत। अगर आप मीडियम सैलरी कमा रहे हैं उससे ऊपर जाएंगे तो ज़ाहिर बात है टेबल्स डिफरेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ये इतना बड़ा फ़र्क नहीं है कि जो आपकी सैलरीज को मुतासर कर सके। इसलिए अगर आप ये देखें कि जो जर्मनी के अंदर जो सैलरीज हैं वो स्वीडन के मुकाबले में अच्छी खासी ज़्यादा हैं। 30 क्राउन का फ़र्क है। 30 क्राउन का मीन 3 यूरो पर आवर का जो वो फ़र्क वो बनने जा रहा है अगले 1 साल में। तो 3 यूरो पर आवर का मतलब हो गया कि अगर आप 8 घंटे दिन में काम कर रहे हैं तो आपके 24 यूरो आप एक्स्ट्रा कमा सकते हैं अगर आप जर्मनी में रह रहे हैं, और 24 यूरो आप कम कमा सकते हैं अगर आप स्वीडन के अंदर रह रहे हैं। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।